हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कोरोना वायरस के रिलेटेड है। एग्जैक्टली दोस्तों, आज हम एक न्यू टेस्टिंग मेथड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है आरटी लैम्प टेक्नोलॉजी। अगर हाल ही में अगर आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स इस पे छापे गए हैं, राइट। प्रीवियसली जितने सारे टेस्ट हैं कोविड 19 को लेकर, चाहे वो आरटी पीसीआर टेस्ट हो या फिर आपको प्लाज्मा थेरेपी हो, तो इन सारे टेस्ट में कुछ ना कुछ खामियां पाई गई हैं। तो उसको ओवरकम करने के लिए एक न्यू टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया है इंडिया में, जिसका नाम है आरटी लैम्प टेक्नोलॉजी, राइट। इसका फुल फॉर्म आपको रहेगा लूप मीडिएटेड आइसोथर्मल एम्पलीफिकेशन। आरटी का तो मतलब आप सभी लोग जानते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। जैसे हमारा प्रीवियस टेस्ट भी था एक आरटी पीसीआर, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और दोनों के डिफरेंसेस क्या है और किस तरह ये जो आरटी लैम्प टेस्ट है किस तरह एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है व्हेन कंपेयर टू अदर टेस्ट। तो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर आपको दे दूं मैं। अगर आप इसी तरह इंटरेस्टिंग कोर्सेज को देखना चाहते हैं या एक्सप्लोर करना चाहते हैं हमारे एंड्रॉयड और पेनड्राइव कोर्सेज को, तो हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com। तो आप जल्दी से जाइए, हमारे कोर्सेज को चेक कीजिए। वहाँ पे कई सारे एंट्रेंस लेवल एग्जाम्स क्लियर करने में आपको मदद होगी, राइट। और स्पोकन इंग्लिश के से और डिफरेंट कोर्सेज आपको मिलेंगे। तो आज ही जाइए और चेकआउट कीजिए। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, रिसेंटली CSIR और IIIM जम्मू में जो है, तो दोनों ने मिलकर एक इसके न्यू रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन लूप मीडिएटेड आइसोथर्मल एम्पलीफिकेशन, इन शॉर्ट लैम्प, इसको एक डेवलप किया है कोविड 19 डायग्नोस्टिक किट को। तो हाल ही में ये फिर से न्यूज़ में आ गया। ये इंडिया के लिए न्यू टेक्नोलॉजी है दोस्तों। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखें तो इट इज़ नॉट ए न्यू टेक्नोलॉजी। वो कई 5 साल या 6 साल से पहले इसको यूज़ किया गया है। और इस टेक्नोलॉजी के पहले ये कई सारे माइक्रोब्स और पैथोजन्स को डिटेक्ट किया करते थे, जो एनवायरनमेंट में हो या फूड में हो या क्लिनिकल सैंपल्स में हो। कई सारे बैक्टीरिया को पहचानने के लिए इस टेस्ट का इस्तेमाल किया गया है कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में लेगा। बट इंडिया के लिए, इंडिया आईवीडी इंडस्ट्रीज़ के लिए ये नया टेक्नोलॉजी है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है दोस्तों, तो उससे पहले मैं आपको एक करंट मेथड के बारे में बता देता हूँ, राइट। तो अभी करंट जो हम यूज़ कर रहे हैं आरटी पीसीआर टेस्ट है, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर टेस्ट। तो बेसिकली दोस्तों आप कॉन्सेप्ट को समझिए। जब भी हमें बॉडी में कोई वायरस अटैक होता है, राइट, जब भी वायरस एक बॉडी में एंटर हो जाता है, सो दिस इज अ वायरस, तो एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में डेवलप होना शुरू कर देते हैं, राइट। तो वायरस में जो पैथोजेंस डेवलप होते हैं, दिस आर द पैथोजेंस, स्मॉल पैथोजेंस। सो पैथोजेंस डेवलप, तो उसके हिसाब से हमारी बॉडी बॉडी बनाना शुरू कर देती है, राइट। उसको थोड़ा टाइम लगता है। थोड़े बॉडीज़ में आपको जल्दी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाते हैं विद इन फ्यू डेज, थोड़े लोगों को वीक्स लगता है, थोड़े लोगों को ही मंथ्स लगता है। तो प्रीवियसली जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी एंटीबॉडी टेस्ट, सो उतना एक्यूरेट रिजल्ट दे नहीं पाता था वो। अगर देखिए पैथोजेंस, कॉमन सेंस का क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ, जब भी एक वायरस एंटर होता है बॉडी में तो पहले क्या डेवलप होता है, पैथोजेंस या फिर एंटीबॉडी? ऑब्वियसली पैथोजन ही डेवलप होंगे ना। तो जब आप एंटीबॉडी टेस्ट करने जाएंगे किसी व्यक्ति के शरीर में, तो ऑब्वियसली उसको नेगेटिव दिखाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि कोविड 19 पॉजिटिव नहीं है, वी कैन नॉट डिक्लेयर हिम कि पॉजिटिव नहीं है, सो नेगेटिव है, अभी इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। बट हो सकता है कि एंटीबॉडी डेवलप ना हो उसके बॉडी में और कुछ देर बाद, कुछ दिन बाद उसको टेस्ट करें तो वापस से वो पॉजिटिव निकले। सो उतना एक्यूरेसी रिजल्ट प्रोवाइड नहीं कर पाता है ये एंटीबॉडी टेस्ट। तो उसको ओवरकम करने के लिए आरटी पीसीआर टेस्ट लाया गया है, राइट। तो गवर्नमेंट में भी बताया है कि एक आरटी पीसीआर टेस्ट है, कंफर्मेटरी टेस्ट माना जाता है गवर्नमेंट के द्वारा भी कि कोई व्यक्ति कोविड से पॉजिटिव है या नेगेटिव, राइट। सो आरटी पीसीआर टेस्ट में क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर होता है, यानी पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, राइट। तो इसमें क्या होता है, आपको डीएनए, सो जैसे अगर आप देखें डीएनए, इस फिगर में भी आप देख रहे हैं, सो दिस इज लाइक दिस, लाइक एक चेन रिएक्शन होता है इसमें डीएनए में। तो यहाँ पे थोड़ा सा जीन पार्ट रहता है, राइट। इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी, डीएनए में मिलेगी, जहाँ पे एक जीन पार्ट रहता है, एक हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन, सारा कुछ यहाँ पे रहेगा आपको। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, जो बेसिकली कोविड 19 इज ए आरएनए वायरस,
ओके, तो नॉर्मल बॉडी, अगर आप थोड़ी देर के लिए कोविड 19 का जो वायरस है उसको बाजू रख दीजिए, नॉर्मल बॉडी का वायरस किस तरह होता है, डीएनए में होता है, राइट। तो जैसे ही वायरस एंटर होता है हमारे बॉडी में, तो उसके रेप्लिका सेल्स क्रिएट किए जाते हैं, हमारे एंटीबॉडी, राइट, उसको जैसे एंटीबॉडी कहते हैं, तो उसको लड़ने के लिए शक्ति प्रोवाइड करते हैं। सो दिस आर द बेसिक थिंग। बट हाउएवर कोरोना वायरस के केस में इट्स ए आरएनए वायरस, इट्स नॉट ए डीएनए। तो उसको हम क्या करना पड़ता है, पहले आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसको क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ओके, सो ट्रांसक्रिप्शन यानी जो वायरस है बॉडी में एंटर हो चुका है, उससे लड़ने के लिए जो ताकत जो प्रोवाइड करते हैं एंटीबॉडीज, बट इट्स ए नॉर्मल प्रोसेस इन ह्यूमन बॉडी, दैट्स कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। उसका रिवर्स करना पड़ता है, क्योंकि हम आरएनए को पहले एक कॉपी डीएनए में बदलाएंगे, उसके बाद क्या होगा, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की जाएगी, राइट। वैक्सीन को भी इसी तरह बनाया जाता है, कई सारे वैक्सीन आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल में, कोवैक्स ले लीजिए या फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैक्सीन। तो क्या करते हैं, ये आरएनए का जो स्ट्रैंड रहता है ना, स्पाइक प्रोटीन, तो उसको हल्का सा जो इंजेक्ट कर देते हैं बॉडी में। इट्स वेरी वेरी लो, कोई इन्फेक्ट नहीं होता है बॉडी अंदर के बाद, तो ताकि बॉडी जो इसको देखकर डेवलप कर पाए एंटीबॉडीज को, राइट। तो इस तरह से डेवलप किया जाता है। बट हाउएवर दिस आर वेरी डिफरेंट। सो आरटीपीसीआर टेस्ट हमें डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। डायरेक्टली ये पैथोजेंस को इंजेक्ट करते हैं, निकाला जाता है पैथोजेंस को, और इसको टेस्टिंग में भेजा जाता है। इससे क्या होता है, अगर कोई बॉडी कोई इन्फेक्टेड पर्सन, उसके पास ऑलरेडी पैथोजेंस डेवलप हो गए हैं, तो 95% वी कैन से दस कि ये इन्फेक्टेड कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट है। वेयर इन द केस ऑफ एंटीबॉडी हम लोग को वेट करना पड़ता है कि बॉडी कब तक इस एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगी, तब जाकर हमें पता चलेगा। बट दिस इज़ वेरी एक्यूरेट, और 95% केसेस जो है सेंसिटिविटी रहेगा इसमें, राइट। सो दिस आर द बेसिक आरटीपीसीआर टेस्ट जो मैंने आपको बताया। बट इसमें अगर देखें तो इसमें भी थोड़े खामियां हैं। सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉल्स रिजल्ट आने के चांसेस हैं, राइट। तो इसके लिए क्या किया है, इसको ओवरकम करने के लिए आरटी लैम टेस्ट को बनाया गया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अभी रिसेंटली जो न्यूज़ में है। तो लैम का मतलब मैंने बता दिया आपको, दैट इज लूप मीडिएटेड आइसोथर्मल एम्पलीफिकेशन। एक नोवल मेथड माना जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे जो न्यूक्लिक एसिड होती है जो डीएनए में हमारे बॉडी के अंदर, तो उसको एक हाई स्पेसिफिसिटी के अंदर रखा जाता है अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस में, राइट। एक न्यूक्लिक एसिड को एम्पलीफाई किया जाता है ताकि हम इस आरएनए वायरस जो है कोरोना का, उसको एक सीक्वेंस तौर पर लाया जाए पहले, राइट। और जब ये सीक्वेंस में आ जाती है वायरस आरएनए, तो उसके बाद फिर से आरटी का मेथड यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया, आरटी का यूज फुल फॉर्म क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी इस आरएनए को कॉपी डीएनए में बदला जाता है, राइट। क्लियर हो गया आपको? तो पहली बात ये है कि बेसिकली इसका ओवरऑल जो समरी रहेगा आपको, जो एक न्यूक्लिक एसिड है जो डीएनए के अंदर रहती है, उसको एक एम्पलीफाई किया जाता है विथ अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस के अंडर इसको एम्पलीफाई किया जाता है। एम्पलीफाई करने से पहले ये आरएनए जो वायरस है ना, उसको कॉपी डीएनए में बदल देते हैं हम, जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मेथड है। तो दोनों का क्लब रहेगा, आरटी इसीलिए कहा गया है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मेथड भी यूज किया जाएगा, और साथ ही साथ आपको एक एम्पलीफिकेशन भी किया जाएगा इसमें, आइसोथर्मल एम्पलीफिकेशन। तो दोनों को मिलाकर इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है। जब ये आरएनए डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, तो इस डीएनए को क्या है, लैम्प टेक्निक के द्वारा इसको एम्पलीफाई किया जाता है, राइट। और ये जो देखिए दोस्तों, बेसिकली जो मैं बता रहा हूँ आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, कोई एग्जाम में आपको इतना टेक्निकली कोई पूछेंगे नहीं। जस्ट आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि आरटी लैम्प टेक्नोलॉजी इज रिसेंटली सीन इन न्यूज़, तो किस वायरस से रिलेटेड है, इस तरह आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैं आपको जस्ट इसका वर्किंग प्रोसेस बता रहा हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आए, ठीक है। पहले हमने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर लिया, और डीएनए को उसके बाद एम्पलीफाई कर लिया लैम्प टेक्निक की वजह से, राइट। और इसके बाद क्या होता है, इस डीएनए एम्पलीफिकेशन को कई सारे डिस्प्लेसमेंट एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जो प्रोटीन के द्वारा, जो पॉलीमरेज भी कहा जाता है इसमें, जो डीएनए उसके बाद एम्पलीफिकेशन के बाद कई सारे डिस्प्लेसमेंट एक्टिविटी की जाती है, तब जाकर ये रिजल्ट सामने आता है कि कोई पेशेंट कोविड पॉजिटिव है या नहीं है, राइट। सो इस मेथड इट इज़ वेरी इजी दोस्तों, क्योंकि अगर आरटीपीसीआर की बात करें हम, तो वेरी लॉन्ग प्रोसेस होता है इसमें, क्योंकि आरटीपीसीआर में आपको पहले पैथोजेंस को निकाला जाता है, जो कि उसके बाद आपको टेस्टिंग की जाती है, तो इट विल टेक अराउंड 9 आवर्स तक टाइम लगता है। बट इसमें लैम्प टेक्निक की वजह से अगर आप एक न्यूक्लिक एसिड को एम्पलीफाई कर देते हैं, तो विद इन आपको आवर्स में, विद इन लेस दैन 2 आवर्स में आपको इसका रिजल्ट मालूम हो जाता है, और वेरी एक्यूरेटली मालूम किया जाता है, राइट।
और जैसे मैंने आपको बताया कई सारे केरला में भी हाल ही में एक चित्रा जो जीन इंस्टीट्यूट है उन्होंने भी एक लाटी लैम्प डायग्नोस्टिक किट को डेवलप किया है। इसी तरह CSIR और जम्मू ने मिलकर जो IIIM जम्मू है उन्होंने भी एक डेवलप किया है। कई सारे किट्स डेवलप हो रहे हैं। इससे क्या होता है, हम मास स्केलिंग में टेस्टिंग कर पाएंगे, राइट। तो मास स्केलिंग में टेस्ट कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा केसेस बाहर आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट को भी इससे मदद होगी कि क्या क्या पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किए जाए, राइट, किस तरह से इस कोविड वायरस को रोका जाए, राइट। सो दिस आर द वेरी बेसिक थिंग्स। देखिए, एक टेस्ट के पीछे इन्वेंट करने के पीछे कई सारे थ्योरी और थीसिस रहती है। ऐसा नहीं कि कोई भी टेस्ट ऐसे ही मार्केट में ला दिया जाए, राइट। उसके पिछले कई सारे सोर्सेस को टेस्टिंग की जाती है, उसके बाद इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो जैसे एडवांटेजेस की बात करें तो एक बार में हम 30 सैंपल्स को टेस्ट कर सकते हैं सिंगल बैच में, राइट। तो अगर इस तरह रहेगा कि सिंगल मशीन में आप 30 सैंपल्स को टेस्ट करें तो वेरी इजी हो जाएगा, राइट। अगर आपको कोई एरिया में लॉकडाउन लगाना है तो वहाँ की पहले जानकारी चाहिए कि वहाँ पे केसेस किस तरह हो रहे हैं, रैपिडली ग्रो हो रहे हैं या फिर आपको धीरे से ग्रो है, तो किस तरह पता चलेगा? ऑब्वियसली टेस्टिंग की वजह से ही। अगर एक टेस्ट आपको, अगर RT-PCR की बात करें तो इट विल टेक मोर देन 8 to 9 आवर्स, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि मास स्केलिंग कंडक्ट करें। तो ये टेस्ट मास स्केलिंग में भी हेल्प करेगा, राइट। और इसका प्राइस भी आपको वेरी लेस है, बताया जाता है कि लेस दैन 1000 रुपीज़ आपको पर टेस्ट पड़ने वाला है ये। इट्स वेरी गुड टू नो। और कांस्टेंट टेम्परेचर्स में ये टेस्ट किया जा सकता है। अगर आप RT-PCR की बात ले लें तो मैंने आपको एक पॉइंट बताना भूल गया था, वो टेस्ट करने के लिए आपको कॉन्स्टेंटली चेंज करना पड़ता है टेम्परेचर्स को, राइट, ताकि वो प्रिजर्व कर पाए। बट इसमें क्या है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर में आप कर सकते हैं, राइट। और RT-PCR को कई सारे एक्सपेंसिव मशीन्स भी लगते हैं अगर आप कंपैरेटिवली बात करें। इट विल रिक्वायर्ड, और कई सारे फ्यू लैबोरेटरीज हैं जहाँ पूना में है थोड़े लोकेशंस, अब हर जगह उसको इस्टेब्लिश किया नहीं जा सकता RT-PCR को, बिकॉज इट रिक्वायर्स एक्सपेंसिव मशीन्स। और इसके वजह से क्या होता है, RT जो लैम्प है इसमें एक्सपेंसिव भी लेस है आपको और ग्रेटर एक्यूरेसी भी दे रहा है, राइट। और ये लोअर टेम्परेचर भी हम स्टोर कर पाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया लेस दैन 2 आवर्स में सारा टेस्ट आपको बाहर निकल कर आ जाएगा। सो दिस आर द फ्यू एडवांटेजेस विच ओवरकम टू द RT-PCR। तो कई लोग कई सारे जो अप्रूविंग अथॉरिटीज़ है अप्रूव कर रहे हैं कि इस टेस्ट को कैरी आउट किया जाए, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंसेस क्या है दोनों के बीच में, डिफरेंसेस ये है कि इसके टेस्टिंग किट्स जो है वेरी एक्सपेंसिव, और कई सारे टेस्टिंग किट्स को हम इंपोर्ट करना पड़ता है। दिस इज़ ऑल्सो एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर आवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। मगर आप RT लैम्प की बात करें, एक सिंगल टेस्ट ट्यूब रहता है, विद मिनिमम एक्सपर्टाइज के ज़रिए से इसको कर सकते हैं हम। और सबसे मेन बात यह है कि ये मोबाइल यूनिट्स है, मतलब जहाँ चाहे आप इस टेस्ट को कंडक्ट कर पा सकते हैं। जैसे एयरपोर्ट्स हो गया, मेन प्लेसेस हैं जहाँ से फैलने का आपको अंदेशा होता है, एयरपोर्ट से, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, तो वहाँ पे एक मोबाइल यूनिट्स लेके जाकर आप वहीं पे स्पॉट पे टेस्ट करके बता सकते हैं, क्योंकि विद इन 10 मिनट्स डिटेक्शन टाइम रहेगा और टोटल टेस्ट आपको विद इन 2 आवर्स, लेस दैन 2 आवर्स में आपको बता दिया जाएगा। दिस इज़ वेरी यूजफुल रोकने के लिए। और इस टेस्ट का सिग्निफिकेंस भी ज़्यादा है क्योंकि नॉट ओनली रैपिड और चीप ईजी है बट ऑल्सो वेरी एक्सेसिबल है। मेन इंपॉर्टेंट थिंग इंडिया में जो रहना चाहिए वो एक्सेसिबिलिटी है दोस्तों, राइट। क्योंकि कई सारे लोग जो विलेजेस में रहते हैं, राइट, तो उनको एक्सेसिबिलिटी की वेरी बहुत कमी रहती है। सो ड्यू टू विच क्या होता है, कई सारे केसेस वहाँ पे भी डेवलप हो रहे हैं। अब अगर आप देखें तो न्यूज़ में तो कई लोग कह रहे हैं कि सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस शुरू हो चुका है हमारे इंडिया में, ड्यू टू दिस विंटर कंडीशंस एंड ड्यू टू सडन चेंज इन वेदर। तो इसके वजह से क्या होता है, तो कई सारा अंदेशा होता है कि जो विलेजेस हैं जहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटी सीधा नहीं हो पाती है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सीधा नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे किस तरह से इनको वायरस डिटेक्ट किया जाए। क्योंकि अगर एक टेस्ट अगर आप इतना टाइम लगेगा तो उतने टाइम में कई सारे पॉजिटिव केसेस आ जाएंगे। तो मेन चीज़ एक्सेसिबिलिटी है, मोबाइल यूनिट से आप कहीं भी जाए टेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरा लेक्चर आज का पसंद आया होगा, राइट। एक जनरल नॉलेज के तौर पर आप बस इतना याद कर लीजिए कि RT लैम्प टेक्नोलॉजी है, इट्स ऑल्सो मोर एडवांटेज दैन RT-PCR, ओके। और इसमें जो बेसिक थिंग है मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। इसमें क्या होता है कि न्यूक्लिक एसिड को अंडर आइसोथर्मल कंडीशन में एम्पलीफाई किया जाता है, बस आप इतना ही याद कर लीजिए, ज़्यादा टेक्निकलिटी आपको एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी, ओके। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ फिर मैं अगले लेक्चर के साथ एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।